हाँ तो बच्चों, अपने जो एमए प्रीवियस की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इससे पहले 3 जो ऑनलाइन क्लासेज हुई हैं उसमें मैंने आपको पाश्चात्य जो राजनीतिक विचारक वाली जो किताब है इसके बारे में बताया था, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। और पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में जो मुख्य जो राजनीतिक विचारक हैं उनका संक्षेप में 1-2 मिनट में मैंने आपको उनका इंट्रोडक्शन करवाया था। और जब हम लोग आपको पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊँ या दूसरे प्रोफेसर साहब पढ़ाएं या मैडम पढ़ाएं, तो वो आपको प्रत्येक जो थिंकर है उनकी जो बेसिक जो क्या विचार थे उनके बारे में आपको डिटेल से समझाया जाए। आज जिस किताब के बारे में, सिलेबस की जिस बुक्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वाली किताब। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। वैसे आपने जो बीए पार्ट 3 में इंटरनेशनल रिलेशन का आपने अध्ययन किया है उनमें वो ही बातें हैं, मगर कुछ बातें इनमें जोड़ी गई हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को 2 भागों में बांट कर क्या है इसको अध्ययन किया जाए। एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत, थ्योरी, और एक इंटरनेशनल रिलेशन के पहलू। तो यहां अगर इनको 2 भागों में बांट कर देखें तो यहां जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए मान लीजिए, या ये मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो पहला पार्ट, तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्या क्या सिद्धांत हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 2 बेसिक सिद्धांत हैं। एक यथार्थवाद का सिद्धांत, जिसके जो प्रणेता हैं वो मार्गेंथाउ को माना जाता है। मार्गेंथाउ ने एक किताब लिखी थी, पॉलिटिक्स अमंग द नेशन। उसमें उन्होंने यथार्थवाद के 6 सिद्धांत बताए और उन्होंने कहा कि राजनीति चाहे घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, शक्ति अर्जित करना सबका लक्ष्य रहता है। तो मार्क्स ये कहता है कि आज तक का जो इतिहास है वह शक्ति संघर्ष का इतिहास रहा है। सभी राज्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए, सभी राज्य अधिकाधिक शक्ति का संचयन करते हैं और जब समय आता है तो इसका प्रदर्शन करते हैं। तो पहला सिद्धांत यथार्थवादी सिद्धांत है, जिसके प्रणेता मार्गेंथाउ हैं। दूसरा सिद्धांत आदर्शवादी सिद्धांत है, जिसके समर्थक रसेल जैसे विचारक माने जाते हैं, या वे विचारक जो शांति में विश्वास करते हैं। आदर्शवादी विचार इस अवधारणा पर आधारित है कि मानव में अच्छाइयां ज्यादा हैं, हर व्यक्ति शांति से जीना चाहता है और दूसरे को भी शांति से रहना देना चाहता है। तो यहाँ आदर्शवाद ये मानता है कि सब मनुष्य अच्छे हैं तो सब राज्य भी अच्छे ही होने चाहिए। तो राज्य, इनके बारे में क्या है कि एक विश्व सरकार की कल्पना करते हैं और एक इस प्रकार के सरकार की कल्पना जहाँ युद्ध के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, सशस्त्रों की कोई होड़ नहीं करेगा, सब मनुष्य भाईचारे से रहेंगे, शांति से रहेंगे। तो ये है आदर्शवादी विचारधारा है। मगर इसके साथ इसके और कई सिद्धांत हैं, जैसे हर्बर्ट साइमन का निर्णय सिद्धांत है, किरडा सिद्धांत है, और भी कई सिद्धांत हो सकते हैं। तो यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई सिद्धांत हैं उनका अध्ययन हम आपको कराएंगे। उसके बाद में राष्ट्रीय शक्ति के बारे में ये बताते हैं और राष्ट्रीय शक्ति के क्या क्या उपकरण हैं इनके बारे में भी बताते हैं। तो राष्ट्रीय शक्ति को अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से साधन हैं, उन साधनों का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। जैसे आर्थिक तत्व हैं,
प्रचार है, टेक्नोलॉजी है, युद्ध है, और भी कई हो सकते हैं। इसके बाद में क्या है कि ये जो शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में भी ये बताते हैं कि शक्ति संतुलन का मतलब यह है कि सब राज्य ये चाहते हैं कि शक्ति का एक संतुलन बना रहे। जैसे एक तराजू के दो तुलड़े बराबर रहते हैं ना, तो शक्ति संतुलन यही दृष्टिकोण पे है कि दो राज्य, पड़ोसी जो दो राज्य हैं या दो गुट हैं, उनमें शक्ति का असमान वितरण ना हो। उसके बाद में एक सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है जिसका एक्सप्लेनेशन इस हिसाब से किया जा सकता है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। तो सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन का सिद्धांत पढ़ाएंगे। उसके बाद में आपका वो शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के व्यावहारिक पहलू। तो वहां आपको वही चीजें बताई जाएंगी, उनको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा जो आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पढ़ा था। जैसे पहला पार्ट है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हुए शांति समझौते, तो इसमें आपको बताया जाएगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के क्या क्या कारण थे। मुख्य कारण वर्साई की संधि था जिसने हिटलर के उदय में योगदान दिया, और उसके बाद में युद्ध समाप्त होता है, हिरोशिमा नागासाकी को तबाह किया जाता है परमाणु बम के द्वारा, और उसके बाद में समझौते होते हैं। पहला विश्व युद्ध समाप्त होता है तो लीग ऑफ नेशन नाम की संस्था उभर कर सामने आती है। वहां नेपोलियन जो युद्ध होते हैं समाप्त होता है। होली अलायंस पवित्र मैत्री संघ उभर कर सामने आया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो वहां लीग ऑफ नेशन जिसे राष्ट्रसंघ कहा जाता है वह उभर कर सामने आया था। इसी प्रकार सेकंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ तो यूएनओ उभर कर सामने आया। इसका मतलब है कि मनुष्य के दिमाग में युद्ध और शांति, युद्ध विध्वंस और पुनर्निर्माण के बीच क्या है कि सन्निहित रहते हैं। हर महायुद्ध होता है, उसका अंतिम परिणाम वह मैत्री होती है। इस प्रकार की संस्थाएं उभर कर सामने आती हैं जो आगामी जनरेशन को युद्ध और अभावों से बचा सके। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय जो सार्वभौम जिस संस्था की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, उसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई है इसकी पृष्ठभूमि बताएंगे आपको। थियोडोर रूजवेल्ट या स्टालिन, चर्चिल जैसे जो महान जो राजनेता थे उन्होंने इसकी स्थापना में योगदान दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? सुरक्षा परिषद है, महासभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सामाजिक और आर्थिक विकास परिषद है, न्यास परिषद है। बदलती हुई दुनिया में वर्तमान समय में जहाँ शीत युद्ध खत्म हो चुका है वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका हो सकती है मानवता के उत्थान के लिए? संयुक्त राष्ट्र संघ कितना रेलेवेंट है? क्योंकि अमेरिका जैसी महाशक्ति ने सभी संस्थाओं को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। और आपको यह भी बताया जाएगा कि शांति स्थापना में आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका क्या क्या योगदान रहा। उसके बाद में जो शीत युद्ध आता है, शीत युद्ध का मतलब वैसा युद्ध नहीं जो सेना के द्वारा होता है, बल्कि शीत युद्ध का मतलब है कि एक वैचारिक युद्ध जिसमें विचारधारा के आधार से लड़ाई लड़ी जाती है। कागज के गोलों का प्रयोग किया जाता है, प्रचार का प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मित्र को अर्जित करने की कोशिश की जाती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। शीत युद्ध युद्ध नहीं है, मगर युद्ध किसी कलाएं बनाए संभावनाएं बनाए रखने की कला है। इसमें मानव को ऐसा लगता है कि कभी भी महायुद्ध हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, मगर अभी तक नहीं हुआ है। तो इस शीत युद्ध ने 1917 से लेकर 1990 91 92 तक की जो साल था
उसमें पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था इसने। जहाँ 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति होती है, वहीं से शीत युद्ध का आगाज होता है। और 2 दिसंबर 1991 को जहाँ बर्लिन की दीवार को ढहा दिया गया था, वहाँ तक क्या है कि पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा था शीत युद्ध को। शीत युद्ध 2 गुटों में एक वैचारिक संघर्ष था। एक गुट था साम्यवादी, जिसका नेतृत्व तो पूर्व सोवियत संघ कर रहा था, और एक गुट था पूंजीवादी, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। तो शीत युद्ध के बारे में बताएंगे, इसकी उत्पत्ति के कारण बताएंगे, शीत युद्ध की जो प्रमुख जो घटनाएं हैं वह बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि मिखाइल गोर्बाचेव की ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्राइका की जो नीतियां थी, इन नीतियों के कारण क्या है कि साम्यवादी जो गुट था वह क्या है कि एक प्रकार से बिखर गया। पिछली सदी की अगर कोई महान से महान घटना ली जाए तो वह क्या है कि साम्यवाद का उदय, जिस प्रकार साम्यवादी महल का उदय हुआ, और यकाएक क्या है कि वह महल भरभरा कर क्या है कि गिर गया, और वर्तमान समय में पूर्व सोवियत संघ था वो टूट गया, मगर उसकी जो जगह जिस स्टेट ने ली, राज्य ने ली, देश ने ली, उसे रसिया कहा जाता है। तो जब आपको शीत युद्ध पढ़ाया जाएगा तो डिटेल से आपको हर चीज़ को क्या है बताई जाएगी। आज इतना ही, इसके बाद में जब भी ऑनलाइन क्लासेस होगी उसमें बचे हुए आपको मैटर बताया जाएगा। धन्यवाद।